Assalamu alaikum, dear students. This is Wadood Khan, and today we will be discussing a poem. They have cut down the pines. तो आज हम क्लास 10 का एक पोएम डिस्कस करेंगे. दे हैव कट डाउन द पाइन्स, यूनिट नंबर 12 के बोर्ड का जो कोर्स जो है के बोर्ड है. ओके, तो इस पोएम जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है. और इस पोएम में से जो है ना, रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए थे क्लास 10 के बोर्ड के, उसमें एक स्टेंजा कंप्रीहेंशन भी आया था. तो उसके जो स्टेंजा कंप्रीहेंशन जो आया था वो भी मैं डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कौन कौन से सवाल आए थे. और मज़ीद ये भी बताऊंगा कि इस पोएम में से आपके आने वाले एग्ज़ाम में 2025 में जो 10 क्लास के एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं. तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है. इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. सबसे पहले अगर हम पोएम का टाइटल देख लेते हैं तो टाइटल है पोएम का दे हैव कट डाउन द पाइन्स. पाइन्स कहते हैं चीड़ के दरख्त, या जिसको हम कहते हैं सनोबर के दरख्त. ठीक है, तो ये जो पोएम है, जिस तरह की आपको टाइटल से पता चल जाता है, दे हैव कट डाउन द पाइन्स, जो है ना, उन्होंने चीड़ के दरख्तों को काट दिया है, या वो चीड़ के दरख्तों को काट चुके हैं. अब इस पोएम में आप जिस तरह टाइटल को देखते हो, आप पढ़ेंगे दरख्तों की कटाई के बारे में. यानी जो शायरा है मैरी लाइली, उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना, जो ट्रीज़ की कटिंग होती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, उसको डिस्क्राइब किया है. तो इस वीडियो को जो है ना, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें. पहला लाइन अगर हम देखते हैं, दे हैव कट डाउन द पाइन्स वेयर दे स्टूड. दे हैव कट डाउन द पाइन्स, वो दरख्तों को काट चुके हैं, यानी चीड़ के दरख्तों को, सनोबर के दरख्तों को काट चुके हैं. वेयर दे स्टूड, जहां पे वो खड़े थे. ठीक है, शायरा कह रही है दे हैव कट डाउन द पाइन्स वेयर दे स्टूड. वो जो है ना, लोग यानी लोगों की तरफ इशारा कर रही है कि लोगों ने चीड़ के दरख्त काट दिए हैं जहां पे वो खड़े थे, जंगल में खड़े थे. ठीक है, तो इस पोएम की जो सेटिंग है वो क्या है, फॉरेस्ट है. द विंड विल मिस देम द रेन, द विंड विल मिस देम. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो शायरा ने जो है ना, बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना, नेचर को डिस्क्राइब किया है. वो कह रही है द विंड विल मिस देम. ठीक है, यानी कि जो हवा है, विल मिस देम, देम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है पाइन्स के लिए. ठीक है, कि जो हवा है वो क्या क्या करेगी, वो चीड़ के दरख्तों की जो प्रेजेंस है, सॉरी जो एब्सेंस है, उसको मिस करेगी. यानी चीड़ के दरख्तों की गैर मौजूदगी को हवा क्या करेगी, मिस करेगी. हवा जब चलेगी तो चीड़ के दरख्त नहीं होंगे, तो हवा उसको क्या करेगी, मिस करेगी. द रेन इन द सेम वे, द रेन विल ऑल्सो मिस द एब्सेंस ऑफ द पाइन ट्रीज. ठीक है, जो ये देखे ना आप, हवा जो है, रेन जो है, ये दोनों चीज़ें नेचर का हिस्सा है. ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रीज है वो भी नेचर का हिस्सा है. तो शायरा ने जो है ना, नेचर के दरमियान एक कनेक्शन बनाया है. ठीक है, ये मैं बताऊंगा कि इस लाइन में वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल उसने किया है जब हम ये स्टेंजा पढ़ लेंगे. ओके, अगले लाइन में देखो, व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइट इज डाउन. यहाँ पे रेन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, द विंड विल मिस देम द रेन, हवा उनको याद करेगी, और जो बारिश होगी तो बारिश भी जो है ना, पाइन्स के दरख्तों की एब्सेंस को क्या करेगी, मिस करेगी. व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन, सिल्वर ब्लाइंड का यहाँ पे मतलब होता है जब बारिश बहुत तेज होगी. यानी व्हेन इट इज रेनिंग हैवीली, इट मींस व्हेन इट इज रेनिंग हैवीली. तो सिल्वर ब्लाइंड का मतलब होता है व्हेन इट इज रेनिंग हैवीली, यानी बूंदाबांदी, जब बहुत तेज बारिश होती है, हवा चलती है. ठीक है, यानी जब बहुत तेज बारिश होगी तो बारिश क्या करेगी, चीड़ के दरख्तों को चौंके काट दिया है, वो नहीं होंगे, तो बारिश उसको मिस करेगी. दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क फ्रॉम द वुड. स्ट्रिप्ड का मतलब होता है उतारना, यानी वो उतार चुके हैं. द बार्क, बार्क कहते हैं छिलका, यानी दरख्त के ऊपर जो छिलका होता है. तो शायरा कह रही है दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क फ्रॉम द वुड, उन्होंने दरख्तों से या लकड़ियों से क्या दरख्तों से छिलके उतार दिए हैं. देखो,
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि छिलके क्यों उतारे जाते हैं दरख्तों से, क्योंकि दरख्तों की जो छिलके होते हैं उससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। तो लोग उसको काटते हैं दरख्तों को और उनके छिलके भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द neatly bows and the brown knobby nuts trodden into the ground। अच्छा, यहाँ पे देखो, द neatly bows, bows कहते हैं शाखें, जो लीव्स होते हैं ना, छोटे छोटे लीव्स, उनको हम कहते हैं bows। नीटली कहते हैं नोकदार, नोकीले। द नीटली bows, नोकदार शाखें, एंड द ब्राउन नोबी नट्स ट्रोडन इनटू द ग्राउंड। अब सनोबर के दरख्तों को लोग काट चुके हैं, तो उसकी जो नोकदार शाखें हैं और जो नट्स है, एक किस्म के, आई हैवंट सीन द नट्स ऑफ द पाइन ट्रीज, बट मे बी के नट्स उसके हो सकते हैं, ब्राउन कलर के नट्स हो, तो वो ज़मीन पे, शायरा कह रही कि ज़मीन पे बिखरे हुए पड़े हैं, ठीक है। ट्रोडन इनटू द ग्राउंड, ट्रोडन का मतलब होता है यानी जब आप किसी चीज़ पे पैर रख देते हो और उसकी ज़मीन के अंदर घुसा देते हो, तो इसका मतलब होता है ट्रोडन इनटू द ग्राउंड। यानी जब आप दरख्तों को काटते हो तो ब्रांचेस नीचे गिर जाती हैं और उस पर लोग चलते हैं और उसको जो है ना पैर तले कुचल देते हैं, ठीक है। द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज, काइंड कहते हैं मेहरबान को, फ्रेंडली कहते हैं दोस्ताना। द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज, दोस्ताना और मेहरबान दरख्त। तो यहाँ पे शायरा ने ट्रीज के लिए क्या है, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है, काइंड एंड फ्रेंडली, बिकॉज ट्रीज आर फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। ट्रीज आर फ्रेंडली टू द पीपल एंड एनिमल एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्रीज जो होती है ना, वो ऑक्सीजन बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, जज़ब करती है। तो ये हमारे माहौल को भी साफ रखती है और हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस जो कि ऑक्सीजन होता है, जो कि जानवर, इंसान सारे सांस लेते हैं, तो ये हमें क्या करती है, हमारे लिए क्या है, फ्रेंडली है। तो वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज। यहाँ पे शायरा ये कहने की कोशिश कर रही है कि ट्रीज आर फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट। शी इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। वो क्रिटिसाइज कर रही है कि ट्रीज को हमें कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेचर के लिए फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। अच्छा, वी आर ऑल डे, जहाँ पे सारा दिन, स्मॉल विंड्स साउंड, जहाँ पे सारा दिन हल्की आवाज चलने की आवाज आती है, ठीक है। यानी अब शायरा यहाँ पे ये कह रही है ना कि जब पाइन ट्रीज मौजूद होते हैं, तो जंगल में जब दरख्त मौजूद होते हैं, तो उन पे हवा लगती है और हवा की जो है ना शमशमाहट, एक खूबसूरत किस्म की आवाज़ होती है जब ट्रीज पे हवा लगती है। अब जो है ना, चूंकि उन्होंने दरख्तों को काट दिया है, तो वो आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी, लेकिन ये तब सुनाई देगी जब ट्रीज मौजूद होते हैं, ठीक है। एंड ऑल डे लॉन्ग द सन प्लेज हाइड एंड सीक विद द शेडोज। हाइड एंड सीक कहते हैं छुपा छुपी को, शेडोज कहते हैं साए। यहाँ पे शायरा ये कह रही है कि जब चीड़ के दरख्त मौजूद होते हैं, तो सूरज जो होता है वो सारा दिन जो है ना चीड़ के दरख्तों के सायों के साथ क्या करता है, हाइड एंड सीक, छुपा छुपी खेलता है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि जब सूरज निकलता है ना, और फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ सूरज के सामने पड़ी है, तो इसका जो शेडो होगा वो इस तरफ होगा। अब जब सूरज इस तरफ आ जाएगा तो शेडो जो है ना इसका उस तरफ हो जाएगा। फिर सूरज जब इस तरफ आ जाएगा तो शेडो इस तरफ हो जाएगा। यानी सूरज से जो शेडो है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल चुप रहा है, हाइड एंड सीक खेल रहा है। तो यहाँ पे शायरा ये कह रही है कि जो सूरज है और शेडोज है ट्रीज के, वो आपस में क्या कर रही है, खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक गेम खेलते थे, ठीक है। जब ट्रीज मौजूद थे, टिल द मल्टीप्लाइंग शेडोज टर्न टू वन, यहाँ तक कि जो शेडोज है वो बढ़ते हुए एक हो जाते हैं। एंड द नाइट इज हियर, और रात हो जाती है। यानी वो रात तक जो सूरज होता था वो क्या करता है, ट्रीज के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलता है। तो ये तो हो गया इस पोएम की ट्रांसलेशन। अब देखते हैं ज़रा कि इस पोएम में शायरा ने कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच को अगर हम देख लेते हैं, तो पहले दूसरे लाइन में देखते हैं हम, द विंड विल मिस देम द रेन व्हेन इट्स सिल्वर, द विंड विल मिस द रेन। तो यहाँ पे शायर ने क्या किया है, वो कह रही है द विंड विल मिस देम। तो जो विंड है वो नॉन लिविंग थिंग है ना, वो तो किसी चीज को मिस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे विंड को शायर ने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। जैसे कि कोई लिविंग थिंग है और वो किसी चीज को याद करती है, तो विंड को जो है ना यहाँ पे क्या गया, पर्सोनिफाई किया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुआ है इस लाइन में, ठीक है।
और साथ में जो है ना रेन को भी उसने पर्सोनिफाई किया है कि रेन भी उसको याद करेगा और विंड जो है हवा वो भी उसको यानी उसकी जो प्रेजेंस है उसकी जो एब्सेंस है उसको मिस करेगी। तो रेन एंड विंड को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है, तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद वाला जो लाइन है व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन, तो यहाँ पे जो सिल्वर ब्लाइंड है इट इज अ मेटाफर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास है मेटाफर, और मैंने आपको बताया था कि सिल्वर ब्लाइंड इज अ मेटाफर फॉर, इसका मतलब ये होता है व्हेन इट इज रेनिंग हैवीली, जब बहुत तेज बारिश होती है तो ये उसके लिए मेटाफर है, तेज बारिश के लिए एक मेटाफर है। ठीक है, तो इस लाइन में उसने मेटाफर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं इस लाइन में, एंड ऑल डे लॉन्ग द सन प्लेज हाइड एंड सीक विद द शैडोज। यहाँ पे देखो ना, द सन प्लेज, सूरज खेलता है, हाइड एंड सीक, छुपा छुपी। अब सूरज जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन छुपा छुपी जो है वो तो लिविंग थिंग्स खेलते हैं। तो यहाँ पे सूरज को उसने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। द सन हैज बीन गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, लिविंग लाइक क्वालिटीज, सो हियर द सन हैज बीन पर्सोनिफाइड। तो इस लाइन में भी शायर ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है, पर्सोनिफिकेशन को इस्तेमाल किया है। ठीक है, ओके अब जो है ना जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। इसका जो दूसरा स्टैंजा है उसको हम देखते हैं कि उसमें शायरा क्या कहने की कोशिश कर रही है, उसकी एनालिसिस करते हैं। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट जो है उसको ज़रा देखते हैं कि उसमें शायरे ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ओके, तो दूसरे स्टैंजा में वो कहती है दे हैव कट डाउन द ट्रीज एंड इंडेड नाउ द जेंटल कोलोगी ऑफ बो एंड बो। दे हैव कट डाउन द ट्रीज, वो दरख्तों को काट चुके हैं, एंड इंडेड नाउ, और अब जो है ना ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो गया है द जेंटल कोलोगी। जेंटल कहते हैं मतलब कि आराम आराम से, नरम तरीके से। ठीक है, कोलोकी यहाँ पे मतलब होते हैं कोलोकी का गुफ्तगू। ठीक है, कोलोकी का मतलब होता है गुफ्तगू। बोफ, बोफ का मतलब होते हैं ब्रांच ऑफ ट्री। लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, बोफ का यहाँ पे मतलब होता है लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री। अच्छा, एंड इंडेड नाउ, अब खत्म हो गया है या खत्म हो कर दिया, यानी ये जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है इन्होंने क्या किया है, खत्म कर दिया है द जेंटल कोलोकी ऑफ बो एंड बो। ये जो शाखों की आपस में नरम गुफ्तगू है वो अब खत्म हो चुकी है। शायरा यहाँ पे ये कह रही है, यानी उसने क्या किया है, द जेंटल कोलोकी ऑफ बो एंड बो, यहाँ पे उसने शाखों को पर्सोनिफाई किया है कि जो पाइन की जो ट्रीज है उनकी जो बड़े बड़ी शाखें होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, गुफ्तगू करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने शायर ने क्या किया है, पाइन ट्रीज के जो ब्रांचेस है बोफ एंड बोफ को क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, अच्छा, दे आर मेकिंग अ फेंस बाय क्रीक। दे आर मेकिंग, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि उसने पाइन्स के दरख्तों को क्यों, लोगों ने पाइन के दरख्त क्यों काटे हुए हैं। ठीक है, अब वो उसकी वजह बता रही है। दे आर मेकिंग, वो बना रहे हैं ऑफेंस, एक पहाड़, बाय क्रीक, झील के किनारे पर, यानी वो झील के किनारे पर बाड़ बना रहे हैं जिसकी वजह से उसने पाइन की ट्रीज को काट दिया है। एंड हैव कट डाउन द पाइन्स फॉर द पोस्ट, यहाँ पे भी वही चीज है ना कि वो बाड़ बना रहे हैं। ठीक है, यानी वो फेंस बना रहे हैं। फेंस यहाँ पे आप इसकी मुराद ये ले सकते हो कि लोग जो है ना बाड़ बनाते हैं या घर बनाते हैं तो उनके लिए वो क्या करते हैं, ट्रीज काटते हैं। तो शायर ने भी यहाँ पे ये कहने की कोशिश की है कि पाइन के दरख्तों को इसलिए काटा है क्योंकि लोग उससे क्या बनाते हैं, बाड़ बनाते हैं या घर बनाते हैं। ठीक है, ओके, वेन इन द सनलाइट फॉर होस द नेकेड ट्रंक लाइज। अच्छा, नेकेड ट्रंक्स किसको कहते हैं, यहाँ पे नेकेड ट्रंक्स, ट्रंक कहते हैं तना, यानी ट्रीज का जो तना होता है उसको ट्रंक कहते हैं। नेकेड कहते हैं, नेकेड का यहाँ पे मतलब होता है वीक एंड पेल, यानी बेजान। जब आप दरख्तों को काट देते हो तो उसके जो ट्रंक्स होते हैं, तने होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं।
अब यहाँ पे शायद वो ये कह रही है कि ट्रीज के जो ट्रंक्स है, उसके जो तने हैं वो बिखरे हुए पड़े हैं जमीन पर, ठीक है। द बर्ड नेस्टेड देयर, यानी एक परिंदा था जिसने वहां पे घोंसला बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे वो अब मजीद कॉन्सिक्वेंसेस बता रही है, यानी कि अगर आप ट्रीज को काटोगे तो इसका नुकसान क्या होगा। इसका जो नुकसान होता है, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं ना वो हैबिटाट होते हैं फॉर मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो जब आप ट्रीज काटते हैं तो जो बर्ड्स और एनिमल्स के जो हैबिटाट होते हैं वो भी आप डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे उसने पॉइंट आउट की है, ठीक है। अ बर्ड नेस्टेड देयर, एक परिंदा था जिसने वहां पे घोंसला बनाया था, यानी पाइन ट्रीज के अंदर घोंसला बनाया था। इट विल सीक, सीक का मतलब होता है सर्च, ढूंढना। तो वो परिंदा ढूंढेगा इन वेन, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। उसकी जो सर्च है वो क्या होगी, बेकार होगी। वेन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए ट्राई करते हो और वो आप फेल हो जाते हो, यानी परिंदा अपने घोंसले को ढूंढेगा लेकिन उसको वो अपना घोंसला नहीं मिलेगा। व्हाई? दे हैव कट डाउन द पाइन्स बिकॉज द ट्रीज हैव बीन कट डाउन, ठीक है। यानी परिंदे ने घोंसला बनाया था, फिर जो है ना वो अपने घोंसले को ढूंढेगा लेकिन उसको घोंसला नहीं मिलेगा बिकॉज दे हैव कट डाउन द पाइन्स, क्योंकि उन्होंने चीड़ के दरख्तों को, सनोबर के दरख्तों को, वो सनोबर के दरख्तों को काट चुके हैं। अच्छा, इस टेंस में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो पर्सनिफिकेशन है, द जेंटल कोलोकी ऑफ बो एंड बो, यानी कि जो शाखों की आपस में नरम गुफ्तगू है, या जो पाइन ट्रीज के जो शाखें हैं वो आपस में सरगोशी करते हैं, नरम गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांचेस को क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। अच्छा, ओके, और कोई फिगर ऑफ स्पीच इसमें देखते हैं, और तो मुझे कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसमें अगर हम वो देख लेते हैं राइमिंग वर्ड्स, तो पोस्ट एंड होस्ट ये दोनों जो है इसकी एंडिंग साउंड सेम है, तो ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है। अच्छा, अब इस पोएम का जरा जो है ना सेंट्रल आइडिया हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी पोएम, पूरा पोएम आपने पढ़ लिया है, तो इसका जो मेन थीम है, कभी कभार सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दे हैव कट डाउन द पाइन्स। तो आप ये बताएंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट विश द इम्पैक्ट ऑफ deforestation, the impact of cutting down of trees. Trees are friendly to the environment, they provide us with food, they provide habitat to many animals. So when we cut the trees we destroy the natural habitat of many animals. इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि ट्रीज जो होते हैं ना, अगर आप उर्दू में मैं आपको बता दूँ, चलो, ट्रीज जो होते हैं ना वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये माहौल को साफ रखते हैं। इसके अलावा ये कई सारे परिंदों और जानवरों का नेचुरल हैबिटाट होता है, तो जब आप उसको काटते हो तो उससे क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। इसकी जो है ना नेचर जो है ना वो उसकी खूबसूरती भी कम होती है, और इससे इसके अलावा जानवरों और परिंदों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, इसके अलावा इंसानों के लिए भी ये नुकसानदेह होते हैं। तो हमें, मैं ये मैसेज दे रही है शायरा कि हमें इस जो है ना दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा इस ये जो पोएम है ये एक फीमेल पोएट है उसने लिखा है, जिसका नाम है मेरी लाइफ, ठीक है, मेरी लाइफ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी स्टैंडर यहाँ से उठा सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ द पोएट या पोएटेस, तो आप बता सकते हैं कि ये पोएम इस शायर ने या शायरा ने लिखा है। अब चलते हैं कि ये जो पोएम है इसमें से एक स्टैंजा उठाया था और उस स्टैंजा में से कुछ सवाल आए थे कंप्रीहेंशन में, उसको ज़रा मैं डिस्कस करके देता हूँ आखिर में। आइए ज़रा देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो है ना एक इस पोएम से एक स्टैंजा दिया था 2024 का जो पेपर था DI खान बोर्ड का एनुअल जो पेपर था, उसमें जो है ना ये स्टैंजा दिया था और नीचे ये वाले सवाल दिए थे। ओके, तो ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। दे हैव कट डाउन द ट्रीज एंड ended now the gentle colloquy of bow and bow. They are making a fence by the creek and have cut down the pines for the posts. पहला पहला सवाल है, पहला सवाल है हमारे पास, What is ended with the cutting down of trees? यानी वो क्या चीज़ है जो ट्रीज की कटिंग डाउन से ख़त्म हो गई है।
द जेंटल कोलोकी ऑफ बो एंड बो इज एंडेड विद द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो अब ये जवाब देंगे द जेंटल कोलोकी ऑफ बो एंड बो इज एंडेड विद द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी यहाँ पे ये पूछा गया है। आप ये भी बता सकते हो कि द जेंटल कन्वर्सेशन बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज एंडेड विद द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, बेहतर यही रहेगा कि आप अपने अल्फाज में लिखो। ठीक है, पोएम से कम से उसको जो है ना पैराफ्रेज करके उसको अपने अल्फाज में लिखो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और टेंस हमेशा वही इस्तेमाल करना है जो टेंस सवाल में पूछा गया हो। अगर सवाल में प्रेजेंट टेंस है तो आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करो, सवाल में पास्ट टेंस है तो आप जवाब में भी पास्ट टेंस इस्तेमाल करो। टेंस को आपने कभी भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। दूसरा सवाल है हमारे पास, वेयर आर दे मेकिंग ऑफेंस, यानी वो जो बाढ़ है वो कहाँ पे बना रहे हैं। दे आर मेकिंग ऑफेंस बाय द क्रीक, या आप ये भी बता सकते हो कि दे आर मेकिंग ऑफेंस बाय द सी साइड, बाय द लेक। ठीक है, क्रीक का मतलब होता है यानी एक वो जो तंग रास्ता होता है जिसके जरिए से पानी जाता है दरिया में, आप इसको झील भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ पे सिंपल लाइन मौजूद है, दे आर मेकिंग ऑफेंस बाय द क्रीक। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, वेयर आर दे, दूसरा तीसरा आखिरी सवाल है हमारे पास तीसरा, व्हाई आर द ट्रीज कट डाउन, कि जो ट्रीज हैं उनको क्यों काटा है। तो इसमें आप जवाब ढूंढ सकते हो। ठीक है, and have cut down the trees, the pines for the post. They have cut down the trees in order to make posts. ठीक है, in order to make homes, posts. तो अब ये जवाब दे सकते हो। चौथा सवाल है हमारे पास, find an example of personification in this stanza. इस stanza में जो है ना किसी भी personification कोई ढूंढ के दो, तो personification आप देख सकते हो, they have cut down the trees and ended now the gentle colloquy of bow and bow। तो आप ये बता सकते हो कि ये जो लाइन है and ended now the gentle colloquy of bow and bow, यानी कि जो शाखों की जो आपस में नरम गुफ्तगू है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन है। तो ये था इस पोएम का एनालिसिस। अगर आपका कोई सवाल है इस पोएम से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई किसी भी और पोएम में या कोई भी आपका यूनिट है क्लास 10 का, क्लास 9 का, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक में आपको मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।